हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के लेक्चर 6 के यानी कि पार्ट 6 के बारे में। तो ये जो सीरीज़ चल रही थी हमारी टॉप 25 क्वेश्चन की, तो इसका लेक्चर 6 आज है। और दोस्तों देखिए, आपको जैसे पता है कि अप्लाइड फिजिक्स जो है हर एक ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे जो ब्रांच हो सेकेंड सेमेस्टर का, तो कॉमन सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे जो हमारी टॉप 25 की सीरीज़ चला रहे हैं आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने सीरीज़ करा दे रहे हैं, जितने लेक्चर करा दे रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसी में से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, इसी में से आपको मिल जाएगा, ये हमारा वादा आपसे है। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र के लिए क्या शर्त है। तो विद्युत क्षेत्र के लिए यहाँ पे क्या चीज़ें शर्त हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा कि आवेश के परिणाम पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। ऑप्शन सी विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें विद्युत क्षेत्र के लिए क्या सत्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जितनी बातें लिखी गई हैं सारी विद्युत क्षेत्र के लिए फॉलो होती हैं कि ये आवेश के परिणाम पर निर्भर करता है, ये भी बात सही है। और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, ये भी बात सही है। और क्या है यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ये भी बात हमारी सही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। तो देखते हैं 2 वाला क्या दे रखा है कि कूलाम या विद्युत बल की दिशा होती है। तो कूलाम और या फिर विद्युत बल की जो दिशा होती है क्या होती है। ऑप्शन ए धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। ऑप्शन बी उच्च धनात्मक आवेश से कम धनात्मक आवेश की ओर। या फिर ऑप्शन सी कम ऋणात्मक आवेश से उच्च ऋणात्मक आवेश की ओर। या फिर ऑप्शन डी सभी। तो अगर हम बात करें कूलाम या विद्युत बल की दिशा की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे सारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर दिशा होती है, ये भी बात सही है। और उच्च धनात्मक आवेश से कम धनात्मक आवेश की ओर क्या होता है, इसमें होता है। तो ऑप्शन सी क्या दे रखा कि कम ऋणात्मक आवेश से उच्च ऋणात्मक आवेश की ओर होती दिशा। तो इसमें मतलब ए बी सी जो बातें लिखी गई हैं सारी बातें यहाँ पे सही है। तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल को भी शेयर कर दें। और वीडियो को पूरा पूरा वॉच करें ताकि अच्छे से जो भी कंसेप्ट हो आपको क्लियर हो जाए एग्ज़ाम में। ज़रूरी नहीं क्वेश्चन जिस प्रकार से हमने लिखा है ऐसे ही आ जाए, तो घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़िए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि विद्युत विभव के लिए क्या सत्य है। तो विद्युत विभव के लिए क्या सत्य है, ऑप्शन ए आदिश राशि है। ऑप्शन बी धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है। या फिर ऑप्शन सी ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। या फिर ऑप्शन डी सभी। तो अब यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं सारी बातें फॉलो हो रही हैं कि ये एक अदिश राशि है और धनात्मक आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत विभव धनात्मक होता है, और ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो हो ही गया। 4 चलिए देख लेते हैं क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ऑप्शन ए देखा कि ई बराबर क्यों एप्सिलॉन नॉट अपान ए। ऑप्शन बी ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ऑप्शन सी ई बराबर क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ऑप्शन डी ननाबदेश। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ऑप्शन सी क्या लिखा गया है, क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो हमारा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है एक प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि समय नियतांक टाउ का विमीय सूत्र होता है। तो समय नियतांक टाउ जो होता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए एल टी होता है। ऑप्शन बी एल टी टू होता है। ऑप्शन सी टी होता है। या फिर ऑप्शन डी एल टी टू होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि समय नियतांक टाउ का सूत्र होता है। तो समय नियतांक टाउ का फार्मूला पूछ लिया है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंटू सी। ऑप्शन बी ए इंटू आर। ऑप्शन सी आर इंटू सी। ऑप्शन डी क्यू इंटू सी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो यहाँ पे जो आर इंटू सी है यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो ही गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है कि सरल लोलक को द्रव में डूबने पर उसका आवर्तकाल होगा। जब सरल लोलक को हम द्रव में डुबाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होता है, घट जाता है या फिर बढ़ जाता है या फिर स्थिर रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें
सरल लोलक को द्रव में डुबाने पर आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आगे लिखा है कि दो स्प्रिंग को श्रेणी क्रम का तुल्य बल नियतांक होता है। दो स्प्रिंग की श्रेणी क्रम का तुल्य बल नियतांक क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए के बराबर K1 प्लस K2, ऑप्शन बी के बराबर K1 K2 बटे में K1 प्लस K2, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा कि श्रेणी क्रम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, तुल्य बल नियतांक हो जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग में क्या होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें दो स्प्रिंग की श्रेणी क्रम की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा। क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो फार्मूला होता है प्रतिरोध का R1 R2 और R1 प्लस R2 इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे उल्टी चीज़ें, सारी चीज़ें क्या है, उल्टी हैं। जो श्रेणी क्रम में होगा वो समांतर में होगा, और जो समांतर में होगा वो श्रेणी क्रम में होगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो हो ही गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि दो स्प्रिंग के समांतर क्रम का तुल्य बल नियतांक होता है। तो दो स्प्रिंग के समांतर क्रम का पूछ लिया है। तो हमने अभी बताया कि जो समांतर होगा वो श्रेणी में जाएगा, और जो श्रेणी होगा वो क्या होगा, समांतर में आएगा। तो ऑप्शन ए दे रखा K1 बराबर K1 प्लस K2, और ऑप्शन बी दे रखा K बराबर K1 K2 अपान K1 प्लस K2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि K बराबर K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो हो ही गया है। 10 देख लेते हैं कि SHM सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि यहाँ पे सरल लोलक यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ऑप्शन ए देखा कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो ही गया है। 11 देख लेते हैं क्या है कि SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज पूछा था, अब यहाँ पे स्थितिज पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हट जाएगा। जैसा कि ये देखिए गतिज में क्या था, ये वाला था, जबकि यहाँ पे स्थितिज पूछा लिया है तो या वाई हट जाएगा, यहाँ पे वाई जीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी ए जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्या है कि SHM सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी। ऑप्शन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पिंड की कुल गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी यानी कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि पोलराइड बनता है। तो पोलराइड किससे बनता है, ऑप्शन है कार्टस क्रिस्टल से, या फिर टूरमाइलिन क्रिस्टल से, या फिर आर्पेथाइट और नाइट्रो सेलुलोज से, या फिर ऑप्शन डी सभी से। तो जो पोलराइड बनता है यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि हार्पेथाइट और नाइट्रो सेलुलोज से बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में चैनल को शेयर कर दें। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है कि द्विअपवर्तन से प्राप्त किरणें कहलाती हैं। तो द्विअपवर्तन से प्राप्त किरणें क्या कहलाएंगी, परावर्तित किरणें, या फिर साधारण, या फिर असाधारण किरणें, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्विअपवर्तन से जो किरणें प्राप्त होती हैं उसको हम साधारण या फिर असाधारण किरणें बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि जब किसी किरण को ध्रुवण कोण IP पर आपतित की जाती है तो परावर्तन कोण IP तथा अपवर्तन कोण R में संबंध होता है। कि जब हम किसी किरण को ध्रुवण कोण IP पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं यहाँ पे, तो जो परावर्तन कोण IP होता है और अपवर्तन कोण R होता है, क्या संबंध होता है। तो ऑप्शन ए देखा कि IP प्लस R बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन बी IP धन R बराबर 0 डिग्री, IP धन R बराबर 40 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी IP धन R बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी कि आई पी धन आर बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि व्यतिकरण में स्लिटों तथा स्क्रीन के मध्य दूरी डी बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई होती है। ऑप्शन ए घट जाएगी, ऑप्शन बी बढ़ जाएगी, या फिर स्थिर रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगी, क्योंकि व्यतिकरण में स्लिट और स्क्रीन के मध्य की दूरी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है कि व्यतिकरण में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई होती है। तो ऑप्शन ए घट जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, या फिर स्थिर रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बढ़ जाएगी, क्योंकि व्यतिकरण में जो कला संबंध प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है उसको अगर हम बढ़ा रहे हैं तो फ्रिंज चौड़ाई भी यहाँ बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक उत्सर्जित करता है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक क्या उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑप्शन बी ए होल, या फिर ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक यानी कि एमीटर होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे होल उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है अगर बायस और रिवर्स बायस में बनता है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन ए होल को, या फिर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है कि उभयनिष्ठ आधार संयोजन सीबी में धारा लाभ अल्फ़ा होता है। तो उभयनिष्ठ आधार संयोजन जिसको हम कॉमन बेस बोलते हैं, तो उसमें धारा लाभ अल्फ़ा का क्या मान होता है, तो ऑप्शन ए आई सी अपान आई सी, आई अपान आई सी, या फिर ऑप्शन बी आई सी अपान आई बी, ऑप्शन सी आई सी अपान आई ई, या फिर ऑप्शन डी आई ई अपान आई बी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो यहाँ पे आई सी अपान आई ई होता है, क्या होता है, आई सी अपान आई होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन सीई मोड में धारा लाभ बीटा होता है। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आई अपान आई सी, ऑप्शन बी आई सी अपान आई ई बी, और ऑप्शन सी आई अपान आई सी, आई सी अपान आई ई, और ऑप्शन डी क्या है, आई अपान आई बी। तो अब यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें, उभयनिष्ठ उत्सर्जक संयोजन सी, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमन एमीटर, और धारा लाभ की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि आई सी अपान आई बी होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन सीसी में धारा लाभ होता है। तो दोस्तों देखिए जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन एकदम आप मान के चलिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना ही नहीं आपको, क्योंकि अगर आपको 25 में 25 करना है तो क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। और देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ संग्राहक संयोजन सीसी में धारा लाभ होता है। तो देखिए धारा लाभ गामा का मान क्या होगा, ऑप्शन ए आई अपान आई सी, ऑप्शन बी आई सी अपान आई डी, और ऑप्शन बी आई सी अपान आई बी, और ऑप्शन सी आई सी अपान आई ए, या फिर ऑप्शन डी आई अपान आई बी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा आई अपान यानी कि एमीटर धारा और बेस धारा का जो अनुपात होता है वो गामा के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु में ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो ज्ञात प्रतिरोध होता है क्या होता है, ऑप्शन ए पी एंड क्यू, ऑप्शन बी आर एंड एस, ऑप्शन सी आर, या फिर ऑप्शन डी एस। तो यहाँ पे जो आर होता है क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजाएं क्या होती हैं। तो अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, ऑप्शन ए पी एंड क्यू, आर एंड एस, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनुपातिक जो भुजा होगी पी एंड क्यू होगी, पी अपान क्यू होगी। तो इसको आप याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए कुछ दोस्तों क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो थोड़ा सा आपको मतलब क्या करते हैं, बचा देते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था होती है। ऑप्शन ए दे रखा कि पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस, ऑप्शन बी पी अपान क्यू बराबर क्यों अपान एस, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी आप दी। तो देखिए यहाँ पे आप कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, आप यहाँ पे ऑप्शन ए पे टिक लगा करके चले आएँ, जबकि यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्यों, क्योंकि देखिए पी अपान क्यू आर अपान एस ये हमारा होता है। अब इसी को हम ए नहीं लिख सकते हैं, पी अपान आर,
और क्यू अपान एस, आर को यहाँ पे भेज दो क्योंकि वहाँ पे भेज दो तो क्या हो जाएगा पी अपान आर और क्यू अपान एस। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, यानी ऑप्शन सी दोनों सही होगा। क्योंकि पी अपान क्यू बराबर आर अपान एस को मॉडिफाई रूप में पी अपान आर और क्यू अपान एस लिख सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे दोनों सही होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें। और बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।